स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में। स्टोरी पार्ट 3 मलंग 11 से 15। महक जब अपना सिर उठाकर देखती है तो उसे सुधांशु ने संभाल रखा था। सुधांशु को देखकर महक की आंखें नम हो जाती हैं। सुधांशु गुस्से भरी नजर से रचना को देखते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को इस तरह से धक्का देने की। उद्धरण चिन्ह। रचना सुधांशु की बात पर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम बेशर्म लड़के तुम ही हो ना जिसने मीरा। सुधांशु रचना की बात को बीच में काट कर बोला, माइंड योर लैंग्वेज। 1 महीने हो गए मैंने आपके घर की बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और सबसे जरूरी बात मुझे पता नहीं था कि रईसजादियां ऐसी घटिया हरकत करती हैं, दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं और बिल किसी शरीफजादे के नाम का फाड़ती हैं। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु की बात पर रचना उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा की इस तरह से इंसल्ट करने की। सुधांशु भी रचना पर चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दीदी की इस तरह से बेइज्जती करने की। होंगे आप लोग रईसजादे, हमारी भी कोई इज्जत है और आप क्या मेरी दीदी को निकालोगी। मैं खुद आपके इस खोखले आलीशान घर में अपनी बहन को नहीं रखने वाला। महक सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए बोली, सिद्धू शांत हो जाओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु अपनी आंखों में नमी लिए महक से बोला, आई एम सॉरी दीदी, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस दिन ट्रिप पर जाता ही नहीं। मैंने कल रात को मीडिया में न्यूज देखी, तब जाकर मुझे पता चला कि आप इन अमीरों के पाले में पड़ चुकी हैं। महक सुधांशु की आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोली, शांत हो जाओ सिद्धू, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और माफी मांगने की भी नहीं। मुझे पता था कि मेरा सिद्धू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी दीदी और उसके मम्मी पापा को अपना सिर नीचे करना पड़े। सुधांशु महक की बात पर नम आवाज में बोला, सब मेरे कारण हो रहा है। काश मैं मीरा सारंग से मिला ही नहीं होता तो शायद आज आपकी जिंदगी इस कदर बर्बाद नहीं होती। नफरत है मुझे मीरा सारंग और उसके पूरे परिवार से। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए सुधांशु की आवाज में गुस्सा भर आता है। निर्जला जो कि मंदिर गई हुई थी, सुधांशु और महक के साथ उसके सामान को बाहर देख हैरान हो जाती है। निर्जला एंट्रेंस की तरफ आते हुए महक से बोली, महक तुम बाहर क्या कर रही हो और तुम्हारा सामान किसने बाहर रखा, चलो अंदर। रचना निर्जला की बात पर गुस्से से बोली, वो लड़की हमारे घर में नहीं आएगी, इसका ये फटीचर भाई अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा सकता है। सुधांशु रचना की बात पर महक के हाथ को पकड़कर बोला, और मैं खुद यहाँ पर अपनी बहन को एक पल भी नहीं रखने वाला। उद्धरण चिन्ह। निर्जला रचना से गुस्से में बोली, रचना तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महक को घर से बाहर निकालोगी। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे इस घर से बाहर निकालने का। रचना निर्जला की बात पर बोली, तो मैं भी देखती हूँ कौन इस 2 कौड़ी की लड़की को घर के अंदर लेकर आता है। निर्जला महक के हाथ को पकड़कर बोली, महक अंदर चलो। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु महक के दूसरे हाथ को पकड़कर निर्जला से बोला, आंटी मुझे यहाँ पर बहस नहीं करना है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, इसलिए मुझे इसे यहाँ से ले जाने दीजिए। सुधांशु की बात पर निर्जला परेशानी भरी स्वर में बोली, लेकिन सुधांशु, महक मृत्युंजय की पत्नी है और इस तरह से तुम उसकी पत्नी को उससे दूर नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु निर्जला की बात पर बोला, आंटी जी यहाँ आते ही मैंने देख लिया है कि मेरी बहन को किस तरह से एक बहू होने का प्यार यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं अपनी बहन को नहीं थामता तो शायद अभी वो हॉस्पिटल में होती। उद्धरण चिन्ह। निर्जला महक के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, महक कुछ समझाओ तुम सुधांशु को, इस तरह से रिश्ते तोड़े नहीं जाते बेटा, उसे एक मौका देने से वो और बेहतर हो जाते हैं। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू तुम्हें घर जाना चाहिए। सुधांशु महक की बात पर हैरान होते हुए बोला, व्हाट हैव यू लॉस्ट योर माइंड दीदी, मैं आपको इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर घर चला जाऊं। उद्धरण चिन्ह। महक सुधांशु की बात पर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धू रिश्तों को समझने से और उसे सुझाने से रिश्ते सुधर जाते हैं। तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें ये सब गलत लग रहा है, बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ।
सुधांशु महक की बात पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, दीदी मेरी गलती के कारण आज इस जाल में फंसी हो, और आप कह रही हो कि मैं आपको इसी जाल में छोड़कर चला जाऊं। उद्धरण चिन्ह। रचना उन दोनों के बीच में बोलते हुए बोली, तुम दोनों का भाई बहन चारा यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें जो तमाशा करना है जाकर अपने घर में करो। निर्जला रचना को साइड करते हुए महक के हाथ को पकड़ उसे वापस विला के अंदर ले आती है और उसके साथ साथ सुधांशु भी अंदर आ जाता है। निर्जला महक को सोफे पर बैठा देती है, उसके बाद रचना की तरफ मुड़कर कहती है, रचना मुझे पता है कि तुमने जय की परवरिश की है, और इसलिए वो तुम्हारी इज्जत करता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुमने उसकी जान बचाई थी, और उसी एहसान तले दबा हुआ है, वरना तुम्हारी बदतमीजी यहाँ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। महक जय की पत्नी है और यह हक तुम तो क्या, खुद मृत्युंजय भी उससे नहीं छीन सकता, इसलिए याद रहे दोबारा तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े, वरना माँ पापा को यहाँ बुलाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। उद्धरण चिन्ह। रचना महक को नफरत भरी नजर से घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना के जाने के बाद निर्जला सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सुधांशु दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। निर्जला की बात पर सुधांशु बोला, आंटी क्या आप लोगों को पता है कि मीरा किसके साथ भागी है? निर्जला सुधांशु की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, पहले हम सबको यही लग रहा था कि तुम हो जिसने मीरा को बहला फुसलाकर अपने साथ भागने पर मजबूर किया, लेकिन अब पता चल रहा है कि मीरा सच में किसी और के साथ चली गई है। सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसका भुगतान मैं खुद को और आपको इस बदनामी भरे इल्जाम से बाहर निकाल कर करूंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि मीरा सारंग आखिर कहाँ भाग गई। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु की बात पर महक कुछ नहीं कहती, तो सुधांशु निर्जला को कहता है, मैं अपनी बहन को पगफेरे के रस्म के लिए लेकर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। महक निर्जला की तरफ देखने लगती है, तो निर्जला सुधांशु से कहती है, हाँ जरूर तुम उसे लेकर जा सकते हो। सुधांशु महक से बोला, दीदी चले। उद्धरण चिन्ह। महक अपना सिर हिलाती है, सुधांशु जाने से पहले निर्जला की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप लोगों को मेरी दीदी वापस चाहिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर सारंग उन्हें लेने जरूर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु की बात पर निर्जला अपना सिर हिला देती है, तो सुधांशु महक को लेकर अवस्थी हाउस के लिए निकल जाता है। निर्जला उन दोनों को जाता हुआ देखकर गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या आज महक को लेने जाएगा? अवस्थी हाउस। महक सुधांशु के साथ घर आती है। नीरू अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर रो पड़ती है, जिस पर महक उन्हें गले लगाते हुए रोते हुए कहती है, माँ बस कीजिए, मैं वापस आ गई ना। नीरू महक की बात पर रोते हुए बोली, हाँ तुम वापस आ गई, प्लीज बेटा अब अपनी ये जिद छोड़ दो, उस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगी। नीरू की बात पर महक उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन माँ सारंग परिवार मेरा घर है, इस तरह से मैं बिना प्रयास करे रिश्तों को कैसे तोड़ दूं? उद्धरण चिन्ह। सुधांशु महक की बात पर बोला, आप उन लोगों के लिए चाहे कुछ भी कर लो दीदी, वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और एक दिन आपको घर से निकाल देंगे, जैसे उस घर की बेटी ने मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया। महक सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, सिद्धू उस घर के सभी लोग ऐसे नहीं है बच्चा। उद्धरण चिन्ह। शेखर जी आते हुए महक की बात पर बोले, मैं 2 बार वहां गया हूं और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि उस घर के लोग कैसे हैं। सब दोहरी जिंदगी जीने वाले हैं, फेस टू फेस कुछ अलग और चेहरे के पीछे फिर से वही शातिर दिमाग, इन सब से दूर रहो तुम महक, और मान लो हमारी बात, मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं कोर्ट से तुम दोनों का तलाक करवा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। महक शेखर जी की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन पापा, वो मेरे पति हैं। शेखर जी इस बार गुस्से से बोले, कोई पति नहीं है तुम्हारा, वो जबरदस्ती के रिश्ते में तुम खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सुधांशु तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन देखना उस घर से कोई तुम्हें लेने वापस नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि चलो यहाँ से वापस। उद्धरण चिन्ह।
महक शेखर जी की बात पर बोली, पापा मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन उस घर में पापा, माँ और विकल्प भैया, चाचा जी, मृत्युंजय के दोस्त और उसके सारे साथी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। चंद लोगों के गलत व्यवहार के लिए मैं पूरे घर को तो नहीं छोड़ सकती पापा। उद्धरण चिन्ह। शेखर एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो महक, इस तरह से बिना सोचे समझे फैसले क्यों लेती हो। हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम सच में ये रिश्ता अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। महक शेखर जी की बात पर मुस्कुराती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती है, मुझे आपके हाथों के पैनकेक खाने हैं, बहुत मिस किया मैंने। शेखर महक के पीठ को थपथपाते हुए बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जरूर बनाकर खिलाऊंगा, जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। शाम का वक्त, सारंग विला। मृत्युंजय ऑफिस से घर आता है, हमेशा की तरह बिना किसी से बात कर सीधे अपने कमरे में जाकर कोट, बैग, शर्ट निकालकर सोफे पर फेंक देता है। मृत्युंजय सीधा बाथरूम में चला जाता है, जब उसे बाथरोब रैक पर नहीं मिलता तब वो थोड़ा गुस्से पर चिल्लाते हुए कहता है, महक, महक मैंने तुमसे कहा है ना, मेरा सामान यूज मत किया करो, रोब कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मृत्युंजय को कोई जवाब नहीं आता है, जिस पर मृत्युंजय टॉवल लपेटकर कमरे में आता है। वहां पर कोई नहीं था, वो गहरी सांस ले खुन्नस में क्लोजेट में जाता है और लोअर शर्ट निकालकर पहन फिर से कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय अपना लैपटॉप लेकर फिर से काम के लिए बैठ जाता है। आधे घंटे बाद वो टाइम की तरफ देखता है, जिसमें उसके कॉफी का वक्त हो गया था। इसलिए मृत्युंजय फिर से चिल्लाते हुए कहता है, महक मेरी कॉफी। आज तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। उद्धरण चिन्ह। तभी एक सर्वेंट आकर कॉफी टेबल पर रख देता है। मृत्युंजय जो काम में डूबा हुआ था, उसे महक समझकर डांटते हुए कहता है, महक तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूं मैं, ऐसे तो मेरे हर काम को करने के लिए एक्टिव रहती हो और आज, ऐसा कहते हुए सर्वेंट को देखता है, जो कि डरा सहमा सा उसे ही देख रहा था। मृत्युंजय कंफ्यूज भरा चेहरा बनाकर बोला, तुम कौन हो और महक कहाँ है। महक का जिक्र पर उस सर्वेंट को सिर्फ इतना याद था कि आज दोपहर में रचना उसे घर से निकाल रही थी। सर्वेंट को फिर से खोया हुआ देखकर मृत्युंजय इस बार गुस्से से बोला, मैंने पूछा महक कहाँ है, और उसकी जगह तुम कॉफी लेकर क्यों आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट डरते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, आज रचना मैडम ने महक मैडम को घर से निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय हैरान होकर बोला, वॉट, चाची ने महक को घर से निकाल दिया, क्यों। सर्वेंट डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखता है, तो मृत्युंजय उसे हाथ दिखाकर वहां से जाने के लिए कहता है। मृत्युंजय के इशारे को पाते ही सर्वेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। मृत्युंजय खुद से बोला, चाची ने महक को घर से निकाला, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, वो मेरी बीवी है। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते हुए मृत्युंजय बिना कुछ रिएक्ट करे फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन इस काम के दौरान वो कई बार महक को आवाज लगाता है, जिससे बार बार वह सर्वेंट ही उसका सारा काम करता है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी आकर बैठ जाता है। उसे डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन पहला चम्मच खाते हैं, उसका मुंह बन जाता है। वो थोड़ी नाराजगी से कहता है, महक तुम खाना बनाना भूल चुकी हो क्या। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रचना मृत्युंजय को घूर रही थी। निर्जला हल्की शरारत के साथ बोली, बेटा, महक अपने घर चली गई है और ये खाना सर्वेंट ने बनाया है, इसलिए महक को दोष देना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय निर्जला की बात पर बिना कोई जवाब दिए डिनर करने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। रचना सभी को घूरते हुए चली जाती है। विकल्प निर्जला को बोला, मॉम लेकिन कुछ भी कहो, जब से भाभी के हाथ का खाना खाने को मिला है तब से किसी और के हाथ का खाना बहुत बोर लगता है। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र विकल्प की बात पर बोला, अपने भाई को जाकर समझाओ कि हमारे घर की बहू को जल्दी लेकर आ जाए, ताकि हमें टेस्टी खाना खाने को मिले, वरना इसी तरह हर रोज बोरिंग खाना खाने को मिलेगा।
राजेंद्र की बात पर विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, मुझे भरी जवानी में मरने का शौक नहीं है जो मैं भाई के गुस्से की अग्नि में कूदकर सुसाइड करने जाऊं। इतना कहकर विकल्प बिना किसी की बात सुने चला जाता है और विकल्प के जाने के बाद राजेंद्र और निर्जला भी सोने चले जाते हैं। मृत्युंजय अपने कमरे में आकर पूरे कमरे को स्कैन करता है। उसे सिर्फ महक नजर आ रही थी। चंद दिनों में ही उसने इस कमरे में काफी अच्छा कब्जा जमा लिया था। उसकी खुशबू अभी भी उस कमरे में मौजूद थी। मृत्युंजय अपने ख्याल को झटकते हुए जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थे। वो खुद से बोला, क्या हो रहा है मुझे, क्यों बार बार याद आ रही है वो लड़की। मृत्युंजय को नींद ना आने के कारण वो रात में ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि उसे महक को गले लगाकर सोने की आदत हो चुकी थी। मृत्युंजय फ्रेश होकर सीधा नीचे आता है तो देखता है सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विकल्प मृत्युंजय को देखते हुए बोला, भाई, शोभित भाई आ रहे हैं वापस। मृत्युंजय विकल्प की बात पर बोला, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ जाता है। विकल्प मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हो गया भाई, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या। मृत्युंजय विकल्प को घूरते हुए बोला, खन्ना वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है क्या, हद से ज्यादा तुम्हारी जुबान की दुकान चल रही है। उद्धरण चिन्ह। विकल्प मृत्युंजय की कड़वी बात पर मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। निर्जला मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, जय कल सुधांशु महक को लेने आया था। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु के जिक्र को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, वो लड़का वापस आ गया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। नॉट बैड। मृत्युंजय की बात पर निर्जला उससे समझाते हुए बोली, पग फेरे की रस्म के लिए महक को लेने आया था। उद्धरण चिन्ह। जिस पर मृत्युंजय बोला, हाँ तो विकल्प को भेज दीजिए, वापस ले आएगा वो महक को। उद्धरण चिन्ह। निर्जला मृत्युंजय की बात पर बोली, लेकिन सुधांशु ने कहा है कि अगर तुम उसे लेने नहीं जाओगे तो सुधांशु महक को वापस सारंग विला कभी नहीं छोड़ने वाला। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, वो 2 फुट का लड़का मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा। विकल्प मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन भाई, पग फेरे के रस्म के लिए पति ससुराल जाता है अपनी बीवी को लेने, अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा, मैं तो नहीं जाने वाला। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर रहेगा तो चला जाऊंगा लेने, वरना कह देना कि पड़ी रहे अपने मायके में। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मृत्युंजय बिना नाश्ता करे ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो आप सब लोगों के दिल में ठंडक आ गई होगी ना, जब उस लड़की का नाम सुबह सुबह लेकर जय का दिमाग खराब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। पीताम्बर रचना की बात पर बोला, अब तुम्हारा बेटा आ रहा है ना, उस पर ध्यान दो, मृत्युंजय की जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि उसकी बीवी है उसे संभालने के लिए। रचना पीताम्बर की बात पर बोली, हाँ तो आपको क्या लगता है कि शोभित के आ जाने से मैं मृत्युंजय पर ध्यान नहीं दूंगी। ऐसी मां नहीं हूं मैं जो एक बच्चे के आ जाने पर दूसरे बच्चे को भूल जाती है। कहते हुए रचना निर्जला को टॉन्ट करती है। निर्जला रचना के टॉन्ट को सुनकर भी इग्नोर कर देती है। फिर सभी लोग अपना नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर ड्राइविंग कर रहा मृत्युंजय खुद से बोला, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर में आकर मेरे घर वालों को धमकी दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए मृत्युंजय अपना फोन देखता है, लेकिन उसके पास महक का नंबर नहीं था और उसे अच्छे से याद था कि उसने महक का फोन तोड़ दिया है। मृत्युंजय राघव को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राघव कॉल अटेंड करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। मृत्युंजय राघव की बात पर बोला, कहीं मैं तुम्हारी मॉर्निंग बैड ना कर दूं, इसलिए इज्जत के साथ मुझे ऑफिस में मिलो और हाँ, एक अच्छा सा फोन खरीद कर लाना। मृत्युंजय कड़वी आवाज सुनकर राघव की बची कुची नींद भी गायब हो जाती है, इसलिए वो ओके सर कहकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। अवस्थी हाउस। महक हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी। वो अपने पुराने सलवार सूट पहन रेडी हो चुकी थी और सुधांशु के साथ पास ही के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करने आई थी।
पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी महक की थाली में प्रसाद देकर उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं। मोहल्ले की कुछ आंटियां जो पूजा करने के लिए आई हुई थी, महक को देखकर कहती है, अरे महक बेटा, बहुत दिन बाद तुम आए हो, कहीं गई थी क्या? उद्धरण चिन्ह। महक उनकी बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मेरी शादी हो चुकी है आंटी, इसलिए मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आंटी महक की बात पर हैरानी से बोली, लेकिन मिसेज अवस्थी, नीरू अवस्थी ने तो नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और ना ही किसी को पता है इस बारे में। उद्धरण चिन्ह। महक बोली, जल्दबाजी में किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला आंटी। वैसे नाश्ते का वक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। महक ने बात को टालते हुए कहा और सुधांशु की तरफ देखकर उसे इशारे से चलने को बोली। सुधांशु महक के इशारे को समझते हुए उसके साथ मंदिर से बाहर आ जाता है और वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं कि बीच में ही महक को किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे ही चिल्ला रहा था। महक मुड़कर देखती है तो अजीत अपनी बाइक में उसी की तरफ आ रहा था। महक अजीत को इतने दिनों बाद देख मुस्कुराते हुए बोली, अजीत जी, आज फिर आपको देर रही हो गई स्कूल जाने के लिए। अजीत महक की बात पर उसे कुछ कहने लगता है कि उसकी नजर महक के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है, जिससे वो चुप हो जाता है। अजीत को चुप देखकर महक आगे बोली, क्या हो गया, मैंने कुछ पूछा आपसे? अजीत महक की आवाज पर अपने ख्यालों को झटकते हुए बोला, अब हम आपकी तरह तो नहीं है महक जी, कि बिना बताए चोरी चुपके शादी कर ली, और पार्टी भी नहीं दी। महक अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, शाम को आप घर आ जाना, मैं आपको अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अजीत महक की बात पर बोला, जी नहीं, हम तो बाहर ही ट्रीट लेंगे, इसलिए आप देख लीजिए जेब खाली करेगी या फिर नहीं। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु अजीत की बात सुनकर बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए अजीत भाई, आपको खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर अजीत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, हमें तो महक से ट्रीट चाहिए, शादी आपकी नहीं उनकी हुई है। महक अजीत की बात पर मुस्कुराती है और अपना सिर हिला देती है। उसके बाद महक अजीत से इजाजत लेकर सुधांशु के साथ घर की तरफ चली जाती है। अजीत जाती हुई महक को देखकर बोला, आपकी आंखों में जो देखा वो सच है या फिर हमारी ही आंखों का धोखा है? आप खुश नहीं है? इतना कहते हुए अजीत स्कूल के लिए निकल जाता है। सारंग कंपनी। मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसके सामने राघव अलग अलग ब्रांड के फोन पकड़े खड़ा था, जिन्हें मृत्युंजय बड़ी शिद्दत के साथ घूर रहा था। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, मैंने कहा था कि तुम कोई अच्छा सा फोन लेकर आना, यहाँ पर मोबाइल शॉप खोलने के लिए नहीं कहा था, डफर। राघव जैसे ही अपना मुंह खोलता है कि रिंगटोन बजने लगती है, होश उड़ा देता है मेरा, नूरे मुजस्सम तेरा। मृत्युंजय राघव को अपनी ब्लड रेड आंखों से लगातार घूरे जा रहा था। तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों उस तरफ देखते हैं तो राजीव हंसते हुए आ रहा था। राघव राजीव की खुशी पर मुस्कुराते हुए बोला, आपका ब्रेकअप हो गया क्या सर, आप इतने खुश हो? उद्धरण चिन्ह। राजीव की हंसी गायब हो जाती है और वो राघव को घूरते हुए नाराजगी से कहता है, इडियट, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ब्रेकअप कहां से होगा? राघव अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने तो बस तुक्का मारा था सर, मुझे पता नहीं था कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजीव राघव की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, आंख के अंधे, तुमने मुझे कब किस लड़की के साथ देखा है, जो तुम मुझे सिंगल नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। राघव फिर से बोला, जैसे हमारे बॉस शादी से पहले ही और बिना गर्लफ्रेंड के ही बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उसी तरह मुझे लगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। उद्धरण चिन्ह। राजीव मृत्युंजय की तरफ तिरछी नजरों से देखता है, जो कि बॉल से खेल रहा था। राजीव राघव के हाथ को पकड़कर बोला, तुम यहां से जाओ, वरना तुम्हारा सिर फूट जाएगा। राघव के जाने के बाद राजीव मृत्युंजय को देखते हुए हंसने लगता है, जिस पर मृत्युंजय वेटिंग बॉल फर्श पर पटकते हुए चिल्लाकर कहता है, उस गधे को किसने अपॉइंट किया मेरे असिस्टेंट के नाम पर? उद्धरण चिन्ह।
राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, अभी से ही नहीं, पिछले 3 साल से वो तुम्हारा असिस्टेंट है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग किसी और वजह से खराब है, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय फ्लो में बोला, यार महक घर चली गई है आपने। राजीव मृत्युंजय को देखने लगता है, तो मृत्युंजय को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया, इसलिए वो जल्दी से अपने शब्द को सुधारते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि शोभित वापस आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। राजीव मृत्युंजय के मजे लेते हुए बोला, लगता है मेरे यार को प्यार हो गया है अपनी बीवी से। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय अपना चेहरा कठोर कर राजीव को घूरते हुए बोला, बकवास करने की एक हद होती है, और मैं मृत्युंजय सारंग किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। जिस पर राजीव मृत्युंजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की से नहीं, अपनी बीवी से प्यार हो गया है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राजीव के बात को टालते हुए बोला, कशिश के बारे में क्या पता चला, कहीं इन सब में उसका तो हाथ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजीव मृत्युंजय के सवाल पर बोला, 13 साल आ चुका है, अगर तू बोले तो बेसमेंट में उसका इंतजाम करवाएं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें पता है क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाता है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एफआईआर वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कुबेर सोनवानी महक के साथ कुछ भी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, मैं हूं मेरी बीवी के प्रोटेक्शन के लिए, मेरे लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसे कुछ नहीं होगा। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें मैं, वैभव सोनवानी। रात का वक्त, रेस्टोरेंट। पूरी अवस्थी फैमिली रेस्टोरेंट में रात के डिनर के लिए आई हुई थी और उनके साथ में अजीत भी आया हुआ था। सभी लोग लगभग डिनर कर चुके थे। अजीत महक की तरफ एक छोटा सा तोहफा बढ़ाते हुए बोला, मेरी तरफ से हैप्पी वेडिंग गिफ्ट। उद्धरण चिन्ह। महक अजीत हैरान होते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अजीत। अजीत बोला, अरे अब आपने शादी की ट्रीट दे दिया तो क्या मैं छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकता, आपको इसे लेना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। महक अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए उसे ले लेती है। शेखर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, अगर बच्चों आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो जा सकते हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं। अजीत शेखर की बात पर बोला, अंकल क्या मैं सुधांशु और महक जी के साथ जुहू बीच जा सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। अजीत की बात पर शेखर अपना सिर हिला देते हैं तो अजीत खुश हो जाता है। वो लोग जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं। महक सीफूड देखते हुए जल्दी से उस तरफ चली जाती है और भेलपुरी बनवाकर खाने लगती है, जिसे देखकर अजीत मुंह बनाते हुए कहता है, मैं आपको लेकर आया हूं और आप अकेले ही खा रही हो। अजीत की बात पर महक मुस्कुराते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आपको खाना है तो आप भी जाकर बनवा लीजिए। अजीत महक के हाथ से भेलपुरी लेते हुए बोला, मैं तो इसमें से ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अजीत महक के साथ खाने लगता है। सुधांशु उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और आइसक्रीम खरीदने चला जाता है। अजीत फिर से महक आपसे बातें करते हुए भेलपुरी खाता रहता है। महक को अचानक तीखा महसूस होता है, जिससे अजीत जल्दी से दुकान की तरफ पानी लेने चला जाता है। महक हाथ से ही अपने मुंह में हवा देने लगती है कि तभी एक हाथ जिसमें पानी था महक के सामने आ जाता है। महक जल्दी से बोतल लेकर पानी पीने लगती है और पीने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहती है, थैंक यू, कहते हुए जिस शख्स ने उसे पानी दिया था उसकी तरफ देखती है। महक के सामने एक गोरा चिट्टा 25 साल का लड़का खड़ा हुआ था। महक बोतल उसे वापस करते हुए बोली, पानी पिलाने के लिए थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का बिना महक की बात का जवाब दिए महक को गहरी नजर से देखने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है। महक को उसका इस तरह से देखना कुछ अजीब लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से अपनी भेलपुरी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं।
महक और सुधांशु जब घर आते हैं तब देखते हैं कि मेन हॉल में काफी सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर महक अपने पापा शेखर की तरफ देखते हुए कहती है, पापा ये सारा सामान। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, लेने आया हूं तुम्हें। मृत्युंजय को देखकर महक की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से कहती है, आप मुझे लेने आए हो। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, मॉम ने कहा कि तुम्हारे भाई ने धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तो तुम्हें ये वापस नहीं भेजेगा, इसलिए तुम्हें लेने आया हूं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय की बात पर सभी लोग सुधांशु की तरफ देखते हैं। सुधांशु मृत्युंजय के सामने जाकर कहता है, मुझे नहीं पता आप किस बात का बदला मेरी बहन से ले रहे हो, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि मीरा के साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा जिससे मेरी फैमिली वालों का सिर शर्म से नीचे हो, और मुझे नहीं पता कि मीरा किसके साथ और कहाँ गई है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, डोंट वरी, वह तो मैं पता लगा लूंगा कि किसका कितना हाथ और कितना नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है साले साहब। उसके बाद शेखर की तरफ देखते हुए बोला, अंकल क्या मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नीरू मृत्युंजय की बात पर बोली, बेटा आप पहली बार हमारे घर आए हो, रात भर यहीं रुक जाओ, कल सुबह लेकर चले जाना महक को, कल ही तो आई है। अब आगे। अवस्थी हाउस। रात का वक्त। मृत्युंजय नीरू की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिर कभी। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं यही रहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप घर चले जाए। मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ घूर कर देखता है सुधांशु मृत्युंजय की तरफ एक नजर देख महक से बोला, आपके पति आपको लेने आए हैं दीदी, अगर आप आज रुकना चाहती हैं तो रुक सकती हैं, मैं आपको कल उनके बड़े से विला में छोड़ आऊंगा, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा है कि हमारा घर उनके रहने के लिए काफी छोटा है। मृत्युंजय सुधांशु के कटाक्ष को महसूस करते हुए घूरकर उसकी तरफ देखता है और नीरू की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आज यही रुकने के लिए तैयार हूँ। मृत्युंजय की हाँ पर महक जल्दी से बोली, आपको दिक्कत होगी, आप वापस चले जाए, मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। मृत्युंजय अब जिद में महक को घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं यहाँ रुकूंगा मतलब रुकूंगा। महक मृत्युंजय की आवाज में हल्का गुस्से को महसूस कर आगे कुछ नहीं कहती, तो नीलू मृत्युंजय से मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुमने रात का खाना खा लिया। मृत्युंजय नीलू की बात पर बोला, जी नहीं, रात का और सुबह का ब्रेकफास्ट फैमिली का है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर सैद सा चेहरा बनाते हुए बोला, सो सेंट जीजू, हम लोग तो बाहर से डिनर करके आ चुके हैं, वो क्या है ना कि महक दीदी का कलीग मिल गया था, उसने कहा कि शादी के लिए अभी तक दीदी ने पार्टी नहीं दी, इसलिए अजीत भाई को पार्टी के लिए लेकर गए थे। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, चुप रहो। उसके बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, मैंने कहा कि फैमिली के साथ बैठकर खाने की आदत है, अकेले नहीं। शेखर जी मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोले, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ खा लेंगे, वैसे भी बाहर का खाना इतना स्वादिष्ट नहीं होता, और हमारी महक तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, कमरा कहाँ है। महक मृत्युंजय के सवाल पर ऊपर के फ्लो की तरफ दिखाते हुए बोली, वो मेरा कमरा है, आप जाए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद नीरू खाने की प्रिपरेशन के लिए किचन की तरफ चली जाती है। महक सुधांशु के पास उसे घूरते हुए बोली, तुम क्यों उसे बार बार नीचा दिखा रहे हो। सुधांशु महक के सामने अपना फोन कर देता है, जिसमें मीडिया में महक और मृत्युंजय की शादी की खबर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। महक हैरान हो जाती है तो सुधांशु महक से कहता है, आपके पति यहाँ पर फोर्सफुली आए हैं, ना कि किसी की बात पर, इसलिए बेहतर होगा कि आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो। सुधांशु की बात पर महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, वो सब तो मैं देख लूंगी, तुम फिलहाल के लिए अपना कोई अच्छा सा नाइट सूट जिसे तुमने इस्तेमाल ना किया हो वो दो।
सुधांशु महक की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, उनको देखा है, वो कहाँ जिम में अपना शरीर बनाने वाले फौलाद इंसान और मैं कहाँ दुबला पतला सा लड़का, और आप मेरे कपड़े उन्हें देना चाहती हो, मेरे कपड़े क्या फाड़ने के लिए है। महक सुधांशु की बात पर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, प्लीज मेरे भाई, मैं तुझे 2 जोड़ी नाइट सूट लाकर दूंगी, प्लीज फिलहाल के लिए दे दे। सुधांशु महक की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, इतनी रिक्वेस्ट तो आपने कभी अपनी चीज मांगने के लिए मुझसे नहीं की, जितना आप अपने उस अड़ियल पति के लिए कर रही हो। महक इस बार थोड़े गुस्से से बोली, सुधांशु। सुधांशु अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, चिल्लाना बंद कीजिए, दे रहा हूं। इतना कहकर सुधांशु अपने कमरे के अंदर चला जाता है, महक भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। महक सुधांशु की कबर्ड को खोलकर उसके सारे नाइट सूट को देखने लगती है। कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 3 ही नाइट सूट थे, जिनमें से 2 पुराने हो गए थे और एक ठीक ठाक था, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होने के कारण सुधांशु उसे छूता भी नहीं था। महक उस नाइट सूट को लेकर सुधांशु से बोली, मैं तुझे अच्छा सा नाइट सूट दिलाऊंगी, थैंक यू मेरे भाई। इतना कहकर महक जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुधांशु अपने कबर्ड की हालत देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, मेरी बहन पागल हो गई है। इतना कहकर सुधांशु अपने कबर्ड को ठीक करने लगता है। महक अपने कमरे में आती है तो देखती है, मृत्युंजय बड़े ध्यान से महक के कमरे को देख रहा था। 12x12 का छोटा सा महक का कमरा मृत्युंजय को काफी तंग लग रहा था। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, सर मैंने आपसे कहा था हमारा घर बहुत छोटा है, आप यहाँ एडजस्ट। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बीच में बोला, मैं कर लूंगा, मैं पहले हॉस्टल में रहा हूँ, इससे भी छोटा 10x10 के कमरे में, काफी वक्त से आदत नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा तंग लग रहा है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए नाइट सूट मृत्युंजय के आगे बढ़ाकर बोली, आपके लिए चेंज कर लीजिए। मृत्युंजय नाइट सूट को देखकर महक को देखते हुए बोला, किससे उधार लेकर आए हो। महक हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, क्या हम आपको इतने गरीब लगते हैं कि अगर मुझे आपको नाइट सूट पहनाना है तो किसी पड़ोसी से मांग कर लाऊंगी, मेरे भाई का है, वो बात अलग है कि वो इसे पहनता नहीं है। मृत्युंजय महक की बात पर फिर से बोला, रिजेक्ट माल को मुझे पहना रही हो, काफी अच्छी बात है। महक मृत्युंजय के कटाक्ष पर इस बार थोड़ा चिढ़कर बोली, आप बिना कपड़ों के सोने वाले हैं क्या। महक की बात पर मृत्युंजय थोड़ी शरारतपन से बोला, खाना खाने के बाद वैसे भी हम दोनों ही कहाँ कपड़े पहनने वाले हैं। महक मृत्युंजय की इस बात पर कुछ थोड़ी हैरान हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। मृत्युंजय महक के हाथ से नाइट सूट लेकर बोला, मेरी साइज की नहीं है। महक इरिटेट होकर बोली, सर खाना खाने तक प्लीज इसे पहन लीजिए, उसके बाद आप कमरे में आकर जो चाहे वो कर सकते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। महक फ्लो में बोली, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। महक की हाँ पर मृत्युंजय उसके कान में आकर बोला, सो यू विल सेड्यूस मी। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, सिड्यूस मैं आपको, मुझे नहीं आता सर। मृत्युंजय महक के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचकर बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें सब आ जाएगा धीरे धीरे, फिलहाल के लिए जाओ, मेरे लिए डिनर बनाओ, वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। इतना कहकर मृत्युंजय धीरे से महक के कान पर किस कर लेता है। महक मृत्युंजय के परफ्यूम की खुशबू में खोने लगती है और जल्दी से उससे दूर हो कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। महक कमरे से निकलकर सीधा किचन में चली आती है तो देखती है नीरू खाने की तैयारी कर रही थी। महक उनके साथ आकर उनकी मदद करने लगती है। कुछ देर बाद मृत्युंजय भी फ्रेश होकर मेन हॉल में आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। शेखर जी जो उनके बगल में बैठे हुए थे, मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका काम कैसा चल रहा है बेटा। मृत्युंजय शेखर जी की बात पर बोला, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है अंकल। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, जीजा जी, मेरे पापा आपके पापा होंगे, ना कि अंकल, इसलिए पापा कहिए।
शेखर सुधांशु की बात पर उसे डांटते हुए बोले, सिद्धू वो कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो कोई जबरदस्ती है क्या? तुम चुप रहो और जो कर रहे हो वो करो। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर फिर से कटाक्ष करते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ लोगों की नजर से छूटने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा हूं। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, ये तो काफी अच्छी बात है, तो बताओ ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? सुधांशु अपना लैपटॉप बंद कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल के लिए सोचा नहीं है, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें कोई अच्छी सी पोस्ट। सुधांशु मृत्युंजय की बात में बीच में बोला, मुझे जो भी जॉब चाहिए अपने मेहनत से चाहिए, किसी की सिफारिश से नहीं। मृत्युंजय कोल्ड आवाज में सुधांशु से बोला, मैं तुम्हें डायरेक्ट पोस्ट देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कोई पोस्ट खाली रहने पर तुम्हें मैं सिर्फ इंटरव्यू और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे खुद के भाई ने सारे फॉर्मेलिटी और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही सारंग इंडस्ट्रीज में अपनी खुद की पोस्ट चुनी है, और वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, वहां का बॉस नहीं। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु एक नजर अपने डैड को देखने के बाद बोला, पहले मुझे किसी के कंपनी में अच्छी सी पोस्ट चाहिए, उसके बाद मैं अपने पापा की कंपनी को रीओपन करूंगा। शेखर सुधांशु की बात पर थोड़ी नाराजगी से बोले, सुधांशु चुप रहो तुम, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम वो काम नहीं करोगे, हम नॉर्मल जिंदगी में खुश हैं। सुधांशु शेखर की बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं पापा, मुझे वो करना है, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, और जब तक मैं उस दलदल में खुद नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सवालों का जवाब ढूंढ पाऊंगा। मृत्युंजय, जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था, शेखर की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात है क्या? शेखर मृत्युंजय की आवाज सुन जल्दी से बोले, कुछ नहीं बेटा, ये लड़का पागल हो गया है, कुछ भी कहता रहता है। मृत्युंजय शेखर की बात से समझ जाता है कि वो बताने में इच्छुक नहीं है, इसलिए वो भी ज्यादा फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था कि वो किसी के मामले में ज्यादा नाक नहीं घुसाता था, जब तक वो चीज उससे जुड़ी ना हो। सुधांशु फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। कुछ देर बाद नीरू और महक खाना लेकर डाइनिंग टेबल में सर्व कर देते हैं। खाने की खुशबू महसूस करते हुए मृत्युंजय के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मृत्युंजय थोड़ा अजीब टोन में जल्दी से बोला, क्या यहाँ पर राइस नूडल्स बने हैं? मृत्युंजय की बात पर नीरू हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? नीरू के सवाल पर मृत्युंजय बोला, जब मैं 8 साल का था, तब अक्सर यहाँ के फूड मार्केट में एक छोटा सा होटल था, जहाँ पर ऐसे ही राइस नूडल्स बनते थे। अक्सर मैं अपने भाई के साथ वहां जाता था, लेकिन फिर मैं अपने दादा दादी के पास आसाम चला गया, तो मैं बहुत ज्यादा उस नूडल को मिस करता था। लेकिन बाद में पता चला कि वो होटल ओनर ने बेच दिया है, लेकिन काफी वक्त बाद ये खुशबू मुझे याद आ गई। मृत्युंजय की बात पर नीरू अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाकर बोली, मैंने तो बस ऐसे ही रेसिपी बनाई थी, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मृत्युंजय नीरू के एक्सप्रेशन नोट नहीं करता और कहता है, क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? महक एक छोटे से बावल में मृत्युंजय को राइस नूडल्स सर्व कर देती है, जिन्हें खाने के बाद मृत्युंजय अपनी आंखें सुकून में बंद करते हुए कहता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। शेखर जी और नीरू एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन सभी ख्यालों को झटक कर दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सुधांशु पूरे डाइनिंग टेबल में देखते हुए कहता है, यहाँ पर मेरे पसंद का तो कुछ भी नहीं है। महक सुधांशु की बात पर उसके आगे ब्रेड रोल पकौड़ा रखते हुए बोली, तुम्हारे लिए। सुधांशु महक की बात पर खुशी से उछलते हुए बोला, थैंक यू सो मच दीदू, मुझे पता था कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार आप ही मुझसे करती हो, बाकी सब तो। इतना कहते हुए सुधांशु घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखता है। मृत्युंजय उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए अपने डिनर पर फोकस करने लगता है। कुछ देर डिनर फिनिश करने के बाद महक और नीरू पूरा डाइनिंग टेबल साफ करने लगते हैं। शेखर जी घर के थोड़े पास बने गार्डन की तरफ चले जाते हैं।
पूरा बर्तन साफ करने के बाद महक दूध का गिलास सुधांशु की तरफ बढ़ा देती है, तो सुधांशु महक की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी आपके पति को आपके घर में खाने को नहीं मिलता क्या? कितनी बुरी तरीके से खा रहे थे। सुधांशु की बात पर महक उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसी बदतमीजी नहीं करते सिद्धू, वो तुमसे बड़े हैं ना। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, सही तो बता रहा हूँ, देखा नहीं कैसे जानवरों की तरफ खा रहे थे। सुधांशु की बात पर महक उसके बगल में बैठते हुए बोली, बात यह है कि मैंने खुद पहली बार उन्हें इतना रिलैक्स होकर डिनर करते हुए देखा है, वरना वो घर में चुपचाप अपना डिनर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सुधांशु महक की बात पर तंज कसते हुए बोला, वो क्या है ना दीदी, गरीबों की मेहनत के खाने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, और आपके घर में कोई मेहनत करता है नहीं, इसीलिए उन्हें हमारे घर का खाना ज्यादा अच्छा लगा। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम जरूरत से ज्यादा उन्हें नीचा दिखा रहे हो, खैर ये सब छोड़ो, जाओ अपने कमरे में पढ़ो। सुधांशु दूध का गिलास खाली कर टेबल पर रखते हुए महक से बोला, ठीक है, मैं तो कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल फिर से ज्वाइन करोगी या फिर नहीं? महक दूध का गिलास पकड़ते हुए बोली, मैंने इस बारे में नहीं सोचा है सिद्धू, और जब तक तुम्हारे जीजू से बात ना कर लूं, मैं इस तरह से अपने फैसले नहीं ले सकती, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके रखो और जाओ कमरे में। इतना कहकर महक किचन की तरफ चली जाती है। सुधांशु महक की बात पर खुद से बोला, ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जिसके लिए खुद की कोई जिम्मेदारी या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए किसी और का मोहताज होना पड़े। सीढ़ियों के पास खड़ा मृत्युंजय महक और सुधांशु की बातें सुन चुका था। वो खुद से बोला, मॉम डैड की मदद करने के लिए वो स्कूल में काम करती थी। इतना सोचते हुए मृत्युंजय महक के पीछे किचन की तरफ चला जाता है। तारांकन, राइस नूडल वाली कहानी क्या कोई कोइंसिडेंस है या फिर पहले महक और उसकी फैमिली का पास्ट कुछ अलग सा था जिस बारे में वो लोग बात नहीं करना चाहते? किसी भी तरीके की फीलिंग ना होने के बावजूद मृत्युंजय क्यों खींचा चला जा रहा है महक की तरफ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। अब आगे अवस्थी हाउस। महक मृत्युंजय के लिए दूध रेडी कर रही थी कि पीछे से मृत्युंजय उससे कमर से पकड़ लेता है, जिससे महक घबरा जाती है, तो मृत्युंजय महक के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहता है, घबरा क्यों गई? महक मृत्युंजय की आवाज पर एक राहत की सांस लेते हुए बोली, घबरा गई थी। महक की बात पर मृत्युंजय उसके कमर को अपनी बाहों में घेरते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम स्कूल में टीचर थी? मृत्युंजय के सवाल पर महक पलटकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हम दोनों ने कभी इतनी फुर्सत में बात किया है, जो मैं आपको बताती कि मेरी जिंदगी कैसी है? महक के जवाब पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, अब जानना चाहता हूं। महक मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मृत्युंजय अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या कर रहा हूं मैं? इस तरह आपका पल भर में प्यार से बात करना और पल भर में गुस्से से बात करना मुझे अंदर तक डराता है सर, प्लीज आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है किसी के लिए, महक ने शांत स्वभाव में कहा। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, महक अवस्थी, अब मैं तुम्हें यहाँ डोंट और धमकी तो नहीं कर सकता ना, आफ्टर ऑल सास ससुर के सामने इंप्रेशन अच्छी बनानी है। महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, क्या आप सच में मीडिया की फोर्स के कारण मुझे लेने आए हैं या फिर अपनी मर्जी से लेने? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, अब घर में ही रोटी सब्जी बनी हो तो कोई पड़ोस में खाना क्यों जाएगा? महक मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, अब क्या तुम इतनी बुरी तरीके से इस बात को समझना चाहती हो तो सुनो, जब मेरे पास खुद की बीवी है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? हम महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है कि नीलू किचन में आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे पानी का जग चाहिए था। नीरू की आवाज पर मृत्युंजय उसे जग में भरा पानी देते हुए बोला, लीजिए आंटी, अंदर आ सकती थी ना, इस तरह से हिचकिचाने की क्या जरूरत है?
नीरू मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुश हूं बेटा कि तुम हमारी महक से इतना प्यार करते हो। मृत्युंजय तिरछी नजर से महक की तरफ देख नीरू से मुस्कुराते हुए बोला, सच में, महक है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, मुझे भी हो गया। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है तो मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कमरे में चले। महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे कुछ काम। नीरू महक की बात को बीच में काट कर बोली, महक जमाई जी तुम्हें बुला रहे हैं ना, जाओ तुम्हारा जो काम है, मैं पूरा कर दूंगी। महक नीरू की बात पर बोली, माँ जो काम है, वो मैं पूरा कर लूंगी। मृत्युंजय मासूम सा चेहरा बनाते हुए नीरू की तरफ देखता है, तो नीरू महक आंख दिखाते हुए कहती है, महक तुम्हारा जो काम है, मैं पूरा कर दूंगी, जाओ। महक नीरू की बात पर अपना सिर हिला देती है और पानी का बोतल और मृत्युंजय के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय जाती हुई महक को देख नीरू से मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट आंटी। नीरू मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए उसे गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय भी महक के पीछे कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर महक की तरफ एक नजर देख बिस्तर पर जाकर बैठते हुए बोला, तुम कहाँ सोने वाली हो। महक बिस्तर की तरफ देखती है और मृत्युंजय से कहती है, मैं नीचे गद्दा बिछा लूंगी। मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं तुम बिस्तर पर सो जाओ। महक हैरानी से बोली, तो क्या आप जमीन पर? तुम बिस्तर पर और मैं तुम्हारे ऊपर, मृत्युंजय ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। महक मृत्युंजय की बात पर खिसियानी हंसी के साथ बोली, एक काम करते हैं सर, मैं बिस्तर के बगल में गद्दा बिछाकर सो जाती हूँ। मृत्युंजय अपनी भौं उचका देता है, जिस पर महक जल्दी से दूध और बोतल बिस्तर के पास रखे टेबल पर रखती है और चटाई और गद्दा बिछा अपने लिए बिस्तर बना लेती है। महक अपना बिस्तर रेडी कर अपना नाइट सूट लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय अपने लैपटॉप में तब तक घुसा हुआ था, तभी उसका फोन बजने लगता है। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाँ राजीव। दूसरी तरफ से राजीव बोला, क्या हाल चाल है, ससुराल में मजा तो आ रहा है ना। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, अगर तुमने बकवास करने के लिए कॉल किया है, तो मैं रख रहा हूं। जिस पर राजीव जल्दी से बोला, अरे नहीं, एक कशिश मित्तल कल इंडिया आ रहा है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, तो क्या एयरपोर्ट पर उसके लिए आरती की थाल लेकर मैं खड़ा रहूंगा। राजीव मृत्युंजय को चिढ़ता हुआ देखकर बोला, फाइनेंस के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट हमने उसके साथ साइन किया है, जो कि कंपनी डिनाइम के साथ लॉन्च होने वाली है। अगर प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहा तो सारंग एक बार फिर टॉप 10 में रहेगा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, सारंग हमेशा से टॉप में था और वैसा ही रहेगा। मैं प्रेजेंटेशन खुद बनाऊंगा, सी ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे बायोडेटा मेल करो। राजीव मृत्युंजय की बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। महक कमरे में आती है तो मृत्युंजय एक नजर उसे देखने के बाद कहता है, सुनो क्या यहाँ पर वाईफाई है। मृत्युंजय के सवाल पर महक जल्दी से बोली, मेरे कमरे में नहीं, लेकिन पास के शॉप से सुधांशु के कमरे में वाईफाई आता है। मृत्युंजय कुछ देर महक को घूरने के बाद बोला, तो क्या मैं तुम्हारे भाई के कमरे में जाकर अपना काम कंप्लीट करूं। मृत्युंजय की नाराजगी भरी आवाज पर महक बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं सुधांशु से बात कर लेती हूँ, शायद वो मेरे कमरे में आकर। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा भाई यहाँ आकर सोएगा और तुम। महक चिढ़कर बोली, मेरा घर कोई बहुत बड़ा विला नहीं है, जहाँ पर जगह जगह वाईफाई लगी रहेगी। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे लेने क्यों आए, विकल्प भैया को भेज दिया होता, मैं चली आती। मृत्युंजय भी चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आया तो तुम वापस घर नहीं आओगी। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है, जो आप मेरे बगैर रह नहीं सकते और बीवी के पीछे पीछे उसके ससुराल तक आ गए, और आप कब से किसी की बात मानने लगे। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, मुझसे बहस मत करो महक।
महक जाकर बिस्तर पर सोते हुए बोली, आप अपना काम देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर महक ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लेती है। मृत्युंजय खुन्नस में महक को देखते हुए धीरे से बोला, चुड़ैल कहीं की। महक ब्लैंकेट के अंदर से बोली, बहरी नहीं हूं मैं, सुनाई देता है मुझे। जिस पर मृत्युंजय बोला, खौलता हुआ तेल ना डाल दूं तुम्हारे कान में, ताकि सच में बहरी हो जाओ तुम। महक ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाकर बोली, मैं भी आपको फेविक्विक ना पिला दूं, ताकि जुबान परमानेंट बंद हो जाए, क्योंकि जब भी तो खुलेगा कड़वा ही निकलेगा। मृत्युंजय महक को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है? महक अकड़ कर बोली, मैं अपने घर में हूं, मुझे किस बात की डर। मृत्युंजय लैपटॉप बंद कर बिस्तर पर रख देता है और महक की तरफ आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कुछ चीजें रह गई है घर में तो, और बाथरूम में अच्छे से ट्राई कर लिया, तुम्हारे कमरे में भी ट्राई कर लेना चाहिए। महक मृत्युंजय को आता हुआ देखकर जल्दी से ब्लैंकेट सिर के ऊपर तक ओढ़ लेती है, जिस पर मृत्युंजय उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहता है, मुझे ये ब्लैंकेट चाहिए। महक भी ब्लैंकेट को खींचते हुए बोली, ये आपका कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है, इसलिए यहाँ की सारी चीजों पर मेरा हक है। मृत्युंजय पूरी ताकत से ब्लैंकेट को खींचकर बोला, ये घर मेरे सास ससुर का है और ये कमरा मेरी बीवी का है, इसलिए मेरी बीवी की सारी चीजों पर मेरा हक है, समझी। महक घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखती है, तो मृत्युंजय उसके आंखों के सामने अपनी 2 उंगलियां लाते हुए कहता है, आंखें नीचे करो, वरना अभी दोनों उंगलियां घुसा दूंगा। महक मुंह बनाते हुए बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे से बुदबुदाती है, राक्षस खड़ूस कहीं का। मृत्युंजय फिर से अपने बिस्तर पर जाते हुए बोला, डायन चुड़ैल कहीं की। महक गुस्से में मृत्युंजय की तरफ पलटकर देखती है, लेकिन खुद को देखता हुआ पाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय महक रिएक्शन पर हल्का मुस्कुरा देता है और लाइट ऑफ कर सो जाता है। आधी रात को महक को महसूस होता है कि कोई उसके कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। महक नींद में ही उस हाथ को हटाते हुए बोली, परेशान मत करो ना। मृत्युंजय महक को पीछे से गले लगाते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ, मेरी नींद हराम करके तुम कैसे चैन की नींद सो सकती हो। महक अवस्थी। महक नींद भरी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखती है और हल्का मुस्कुराते हुए नींद में आगे आ मृत्युंजय के गाल पर हाथ रख उसके होठों पर धीरे से चूम लेती है। मृत्युंजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो हैरानी से महक की तरफ देखने लगता है, जो कि फिर से सो चुकी थी। महक के खुले बाल और उसकी वो गुलाबी होंठ लंबी पलकें चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उस पर क्रीम कलर का नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा था। महक को गहरी नींद में देखकर मृत्युंजय अपने पैर क्रॉस करके जल्दी से बिस्तर पर चला जाता है और खुद से कहता है, अगर मैं उसके करीब रहा तो मैं उसे रात भर सोने नहीं दूंगा। इतना ख्याल आते ही मृत्युंजय जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह समय के अनुसार महक की नींद जल्दी खुलती है। वो देखती है कि मृत्युंजय छोटे बच्चे की तरह दुबक कर सो रहा था। महक के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो मृत्युंजय को देखते हुए कहती है, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन उठते ही ज्वालामुखी राक्षस कहीं के। इतना कहते हुए महक अपना कपड़ा लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक रेडी हो पूजा करती है और नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग आ चुके थे, लेकिन मृत्युंजय नहीं आया था, जिस पर सुधांशु महक से कहता है, दीदी आप नाश्ता लगाओ, मैं जरा जीजाजी को उठाकर आता हूँ। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सिद्धू बिल्कुल बदमाशी नहीं करना और आराम से उठाकर ले आना। सुधांशु कमरे की तरफ जाते हुए बोला, भांजा भांजी को गोद में उठाकर लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीजा को लाने की बात कर रहा हूँ, उन्हें क्या मैं अपनी गोद में बैठा कर लाऊंगा। इतना कहकर वो महक के कमरे के अंदर चला जाता है। महक शेखर की तरफ देखते हुए बोली, पापा ये लड़का बदमाश होता जा रहा है। शेखर महक के बात पर मुस्कुराते हुए बोले, इतने दिनों बाद तो इस घर में ऐसी हंसी ठिठोली सुनती हुई महसूस हुई है बेटा, मजे लेने दो फिर तुम तो चली जाओगी कुछ देर बाद। महक शेखर की बात पर बोली, नहीं पापा हम तो यहीं हैं ना, जब चाहे तब हमसे मिलने आ जाएगा।
या फिर हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। नीरू जूस का जार लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ हाँ, अपने पापा से बात हो गई हो तो जरा अपने पतिजी की पसंद का नाश्ता भी लगा दीजिए। महक नीरू की बात पर किचन की तरफ चली जाती है। इधर सुधांशु कमरे में आता है तो देखता है मृत्युंजय बड़े मजे के साथ हल्का मुस्कुराते हुए सो रहा था, जिसे देखकर सुधांशु खुद से कहता है, मेरी बहन की नींद उड़ाकर यहाँ चैन की नींद सो रहा है जीजे, अभी बताता हूँ। इतना सोचते हुए सुधांशु इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से अपना फोन निकाल उसमें एक अलार्म टोन डाल देता है और उसकी वॉल्यूम फुल कर देता है और मृत्युंजय के कान के पास अपना फोन ले जाकर अलार्म टोन प्ले करता है, तो जोर जोर से उसमें गाना चलने लगता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अचानक कान में सीधा ऐसे अलार्म बजने से मृत्युंजय हड़बड़ाकर उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, तो सुधांशु हंसते हुए खड़ा था। मृत्युंजय का पारा हाई हो जाता है और वो सुधांशु पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, अकल क्या घुटने में लेकर पैदा हुए हो। सुधांशु आराम के साथ मृत्युंजय के आगे खड़ा होते हुए बोला, जीजा जी, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नाश्ते का वक्त हो चुका है, तो आपको नहीं लगता आपको उठने का जहमत उठाना चाहिए? आखिरकार आपके जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने बड़े अंपायर के चेयरमैन को इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता। मृत्युंजय बिस्तर से उतर सुधांशु के सामने जा उसे उंगली दिखाते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी, जितना हो सके दूर रहो मुझसे और मेरे मामलों से, अदरवाइज यू मे हैव टू रिपेंट अ लॉट टू फेस द पनिशमेंट ऑफ योर एक्शंस। सुधांशु मृत्युंजय के उंगली को नीचे करते हुए बोला, जरा धीरे एंड लेट मी टेल यू फॉर योर सेटिस्फैक्शन, सुधांशु अवस्थी कभी वो काम नहीं करता जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। मृत्युंजय को सुधांशु का इस तरह से बदतमीजी करना बहुत गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि उसके खुद के भाई कभी भी उसके सामने ऊंची आवाज में तो क्या, उससे नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते थे, और यहाँ सुधांशु नजरें मिलाकर तो क्या ऊंची आवाज में और सीधा सीधा जवाब दे रहा था, जो मृत्युंजय को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बस गहरी सांस लेता है, तो सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए कहता है, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जरा मेरे माता पिताश्री को अपना चेहरा का दर्शन करवा दीजिए और बाहर आने का कष्ट कीजिए। इतना कहकर सुधांशु कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय गुस्से में अपना हाथ दूसरे हाथ पर मारते हुए बोला, मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए मृत्युंजय टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय नहा धोकर बाहर आता है तो देखता है उसके कपड़े बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिस्तर पर रखे हुए थे, क्योंकि महक ने पिछले रात उसके कपड़ों को धोकर सुखा दिया था और सुबह इस्त्री करके उसके पहनने के लिए रख दिया था। मृत्युंजय खुद में बुदबुदाते हुए बोला, इन लोगों का सही है, भाई है जो गुस्सा दिलाने से पीछा नहीं हटता और बहन है जो अपने भाई की सारी शरारत को पर्दा डालने में लगी रहती है, इतना तो मेरा ख्याल नहीं रखती, चुड़ैल कहीं की। जी भरकर महक को कोसने के बाद मृत्युंजय रेडी हो जाता है और कमरे से बाहर आता है, तो किसी नए चेहरे को देखकर मृत्युंजय की आंखें छोटी हो जाती है। शेखर मृत्युंजय को आया हुआ देखकर उसे सामने बैठे शख्स से मिलवाते हुए बोले, बेटा इनसे मिलो, ये अजीत शर्मा है, महक के काफी अच्छे दोस्त हैं। मृत्युंजय अपने फुल एटीट्यूड में बोला, हेलो, आई एम मृत्युंजय सारंग, महक मृत्युंजय सारंग हस्बैंड। अजीत को मृत्युंजय का व्यक्तित्व काफी डरावना महसूस हो रहा था, फिर भी वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर सारंग, आई एम अजीत शर्मा, महक जी और मैं हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे, वो डांस टीचर थी और मैं मैथ का टीचर था। मृत्युंजय अजीत की बात पर मन में बोला, सही है, ये चोमू मेरी बीवी का करीबी फ्रेंड था, नॉट बैड, मैं जीत गया। तभी उन लोगों को सुधांशु की आवाज सुनाई देती है, जो कि अजीत से कह रहा था, अजीत भाई एक काम करते हैं, अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो मैं दीदी को उनके घर से पिक कर लूंगा और हम लोग मूवी देखने चलेंगे। जीजा जी के पास तो टाइम रहता है नहीं, इसलिए वो ऑफिस में रहेंगे। अब आगे। सुबह का वक्त, अवस्थी हाउस।
मृत्युंजय जब सुधांशु की मूवी प्लानिंग के बारे में सुनता है तब उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बीच में आते हुए कहता है, मेरी बीवी और मैं कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, इसलिए आज शाम को ही निकलना है। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और वही सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कहता है, लेकिन जीजू आपने अभी तक तो नहीं बताया कि आप मेरी दीदी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। इतना कहते हुए सुधांशु शक भरी नजरों से मृत्युंजय को देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय चिढ़कर कहता है, मैंने आज शाम को मनाली का टिकट बुक किया है, अगर तुम्हें शक है तो आ जाना एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जरूर आ जाऊंगा। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, सिद्धू क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें, उन्हें बहुत काम होता है। मृत्युंजय की बात पर बोला, इट्स ओके, मेरा इकलौता साला है, अगर उसकी बातों को निगलने में दिक्कत होगी फिर भी मैं पानी डालकर निगल लूंगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर तुरंत बोला, और कहीं ठसका लग गया तो। अजीत सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए बोला, सुधांशु तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो अपने जीजू को। जिस पर सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए बोला, असल मायने में जीजा तो आप मेरे बनने वाले थे, लेकिन कोई बीच में आ गया। मृत्युंजय की मुट्ठियां आपस में कस जाती है। शेखर जी सुधांशु को डांटते हुए बोले, सुधांशु तमीज नहीं है बात करने की, कहा क्या बात करनी होती है। सुधांशु बिना किसी गिल्ट के बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मृत्युंजय अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, अगर मेरी इंसल्ट हो गई हो तो क्या नाश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूं। ये कहते हुए मृत्युंजय की आवाज महक बेहतर से समझ रही थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। महक मृत्युंजय को नाश्ता देते हुए बोली, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं अपने सारे सामान लेकर आती हूँ, आपको मीटिंग में भी निकलना होगा। महक की बात पर मृत्युंजय बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिला देता है और अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में महक अपना सामान ले आती है और सब लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा होने के बाद अजीत महक की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, चले, हमें देरी हो रही है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है तो नीरू एक छोटा सा तोहफा मृत्युंजय की तरफ रखते हुए कहती है, बेटा ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मृत्युंजय नीरू की तरफ देखते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेखर मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा रख लीजिए। मृत्युंजय उस बॉक्स को देखते हुए बोला, क्या है इसमें। नीरू उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें सोने का चैन था, जिसमें भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल बना हुआ था। सुधांशु उस चैन को देखकर मुंह बनाता है। अजीत लॉकेट को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नाम की तरह है, बहुत खूबसूरत है। मृत्युंजय अजीत की बात पर उसकी तरफ देखता है और मुंह बना लेता है। नीरू मृत्युंजय को झुकने के लिए कहती है, तो मृत्युंजय उसके सामने हल्का सा झुक जाता है। नीरू चैन को पहनाते हुए बोली, हमें नहीं पता था कि आपको ऐसा तोहफा पसंद आएगा, इसलिए हमने बस ये छोटा सा तोहफा आपके लिए लिया। मृत्युंजय खड़ा हो नीरू की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। किसी तोहफे का मोल उसके आकार और प्राइस से नहीं नापा जाता, देने वाले का नियत और उसका दिल देखा जाता है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोला, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, और ये शरीफ बनने का नाटक उनके सामने करना चाहिए, जो इन्हें नहीं जानता मुझसे कोई पूछे, दुष्ट कहीं का। अजीत उसके बगल में खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, वो मुस्कुरा देता है। मृत्युंजय बाहर आता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कार लेकर आता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। महक अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय दूसरी तरफ कार लेने चला जाता है, क्योंकि वहां का एरिया पार्किंग के लिए काफी छोटा था। सुधांशु मृत्युंजय के जाने के बाद महक के सामने आकर बोला, दीदी, मुझे पता है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद और सबसे जरूरी चीजों को प्यार से सॉल्व करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है,
लेकिन जहां आपके इमोशंस की कोई वैल्यू ना हो वहां पर आपको प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं है। महक सुधांशु के चेहरे पर अपना एक हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत समझदार है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी बहन भी तो समझदार है ना। उस घर के लोगों का दिल जीतने के लिए मुझे गुस्सा नहीं, प्यार की जरूरत है। जिस पर सुधांशु महक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखिए दीदी, मुझे उन घर वालों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई हेट सारंग्स, मुझे नफरत है उस घर से। महक सुधांशु की बात पर बोली, सिद्धू हम किसी इंसान को एक बार देखकर उसे जज नहीं कर सकते, समझना और उनके दिल को जानना जरूरी होता है। शेखर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सुधांशु बेटा महक उस घर की बहू है। मैं यह नहीं कह रहा कि चाहे सिचुएशन जैसे भी हो उसे उसी घर में रहना है, लेकिन हम कुछ गलतियों के लिए रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। सुधांशु शेखर जी की बात पर बोला, लेकिन जब रिश्ते घुटन देने लगे पापा तो उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं। इतना कहते हुए सुधांशु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो हो चुका था। जिस लड़की को उसने इतना चाहा था, उस लड़की ने उसी इंसल्ट की और उसे छोड़ दिया था, और किसी और के साथ भाग भी गई थी। सुधांशु की बात को सुन महक बोली, भूल जाओ सब कुछ। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर मृत्युंजय सारंग और उसकी फैमिली में से किसी ने भी आपको हट करने की कोशिश की तो मैं उनकी इज्जत उतारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। महक सुधांशु की बात पर उसके माथे को चूम कर बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी मृत्युंजय वहां कार लेकर आ जाता है। महक सामान बेडशीट पर रखकर आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और सब लोगों को अपना हाथ दिखाकर बाय कहती है। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखकर बस फीका मुस्कुरा देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से महक को लेकर निकल जाता है। गाड़ी के अंदर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बस गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महक भी उससे बात करने का सहमत नहीं उठा रही थी। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है, जो कि बाहर की तरफ देख रही थी। जिस पर मृत्युंजय धीरे से बोला, महक तुम्हें डर लगता है ना, अपने भाई के लिए। मृत्युंजय के सवाल पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, हर भाई को अपने परिवार के लिए और अपनी बहन के लिए और हर बहन को अपने परिवार और बहन के लिए डर लगता है, जैसे आपको लगता है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डर लगता है? महक सोचते हुए बोली, अभी तक जो मैंने देखा है आप किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में सबके लिए एक फिक्र दिखती है। मृत्युंजय एक नजर महक को देखकर बोला, सॉरी। महक थोड़ी हैरान होकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, जी। मृत्युंजय बिना महक की तरफ देखे बोला, मैंने तुम्हें सॉरी कहा। महक मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सॉरी क्यों? मृत्युंजय स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की इसलिए। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे इस सॉरी को बोलने के लिए आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अब क्या तुम बाल की खाल निकालने के लिए लगोगी? कहा ना सॉरी, अब चुपचाप रहो। महक मृत्युंजय की इरिटेशन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, लेकिन मृत्युंजय को इग्नोर कर देती है। सारंग विला। मृत्युंजय की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है। महक गाड़ी से बाहर आती है और बैग निकालकर मृत्युंजय के पीछे पीछे अंदर आ जाती है। अंदर निर्जला महक को देख मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम आ ही गई महक। महक निर्जला के पांव छूते हुए बोली, वो लेने गए थे। रचना और बाकी लोग भी अब तक नीचे आ चुके थे। विकल्प महक को गले लगाते हुए बोला, वेलकम होम भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया, सिर्फ 2 ही दिनों में आपके हाथों का खाना भी बहुत मिस किया। मृत्युंजय घूरकर विकल्प की तरफ देखता है और फिर कमरे की तरफ चला जाता है। महक विकल्प से अलग होते हुए बोली, हमने भी आपको मिस किया भैया, और हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। विकल्प महक की बात पर खुश होते हुए बोला, क्या सच में? कहाँ है हमारा तोहफा? महक विकल्प की बात पर बोली, थोड़ी देर में देंगे, तब तक हम आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बना देते हैं। रचना महक की बात पर कटाक्ष करते हुए बोली, लंच के टाइम में नाश्ता तुम जैसे लोग करते हैं, हम लोग नहीं।
महक रचना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं लंच ही बना दूंगी। विकल्प महक के आगे दो अपना हाथ करते हुए बोला, मेरा तोहफा। महक विकल्प की जल्दबाजी पर मुस्कुरा देती है और कहती है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक कमरे की तरफ चली जाती है। महक जब कमरे में आती है तो देखती है, मृत्युंजय कुछ ढूंढ रहा था, जिस पर वो कहती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर कर देता है, जिस पर महक भी कुछ नहीं कहती। मृत्युंजय फिर भी कुछ ढूंढता रहता है। महक लैपटॉप की तरफ देखती है और एक दराज खोलकर पीले रंग की फाइल मृत्युंजय के सामने रखते हुए कहती है, शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं। मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखता है और फाइल को लेते हुए कहता है, ये मेरा कमरा है और मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सपना नहीं आया था, मैंने बस रख दिया था वहां पर। पूछ तो रही थी ना, सीधा सीधा जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो एटीट्यूड झाड़ना है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, नहीं बताया, अब क्या मेरे सिर पर तांडव करोगी? महक बैग से एक बॉक्स निकालते हुए बोली, वो तो आप करते हो, जब आपको गुस्सा आता है, मुझमें सूट नहीं करता, राक्षस कहीं के। इतना कहकर महक जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है, क्योंकि मृत्युंजय उसकी तरफ आ रहा था। मृत्युंजय महक के जाने के बाद गुस्से से बोला, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि ये मुझे अब मुंह पर राक्षस कह रही है। तुम आओ महक अवस्थी, बताता हूं तुम्हें, बहुत गट्स आ गए हैं तुम में। इतना कहते हुए मृत्युंजय उस फाइल को लेकर बैठ जाता है और प्रेजेंटेशन बनाने लगता है, क्योंकि उसे कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना था। महक अपने कमरे से निकल विकल्प के कमरे में जाती है, तो देखती है, विकल्प पजल सुलझा रहा था। महक दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली, विकल्प भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विकल्प महक की तरफ पलटकर देखता है और उसके हाथ में बॉक्स देख खुश होते हुए कहता है, आप मेरे लिए जूते लाए हो। महक अपना सिर हिला देती है और जूता निकालकर विकल्प के सामने रखते हुए कहती है, जरा पहनकर दिखाए, कैसा लग रहा है? मुझे आपकी साइज नहीं पता थी, लेकिन सुधांशु ने सजेस्ट किया कि ये साइज आपके में आ जाएगा, चेक कीजिए। विकल्प महक की बात पर जूते ट्राई करता है, जो कि फैशनेबल थे, क्योंकि विकल्प ज्यादातर चमक दमक वाले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करता था। वो तो ऑफिस में मृत्युंजय के कारण ही फॉर्मल पहनकर जाता था। विकल्प दोनों को पहनकर कूदते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं भाभी, और अब तुम्हें इसी को ऑफिस पहनकर जाऊंगा। महक विकल्प को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत फनी हो भैया। विकल्प महक के गाल को खींचते हुए बोला, और आप बहुत प्यारी हो भाभी, और आपने मेरे पसंद के जूते लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। महक विकल्प की बात पर मुस्कुरा देती है कि विकल्प कहता है, मैं आपको बताना भूल गया, शोभित भैया आ चुके हैं। महक कंफ्यूज वाला चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या आपके बड़े भाई हैं? जिस पर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझसे 2 साल बड़े हैं, लेकिन मृत्युंजय भाई के कार्बन कॉपी है। महक विकल्प की बात पर बोली, क्या वो आपके ही भाई हैं? विकल्प अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, चुड़ैल चाची का बेटा है। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आप कितने भाई बहन हैं। मुझे इतना तो पता है कि आप और मीरा मृत्युंजय जी के भाई बहन हो, क्या आपके और भी हैं? विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मृत्युंजय भाई जुड़वा है, शादी में तो आए थे वो, शायद आपने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वो रात को ही आउट ऑफ कंट्री चले गए। उनका नाम अमृत है। महक गहरी सांस लेकर बोली, और क्या आपके सभी भाई अकेले हैं या उनका भी कोई भाई या बहन है? विकल्प बोला, हाँ, उनका भी एक छोटा भाई है जो मुझसे 2 साल छोटा है, उसका नाम विप्लव है। महक मुंह बनाते हुए बोली, इस घर में तो पूरे लड़के भरे हुए हैं। विकल्प शरारती अंदाज में बोला, क्योंकि हम सभी लड़की लाने वाले हैं ना, इसलिए इस घर में पूरे लड़के भरे हैं। महक विकल्प की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और जाते हुए कहती है, शायद अब आपको ऑफिस के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके भाई का मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो आज ऑफिस में सभी का क्लास लेने वाले होंगे।
विकल्प महक की बात पर अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे जो काम दिया गया था विकल्प ने पिछली रात क्लब जाने के चक्कर में उसे पूरा नहीं किया था, क्योंकि मृत्युंजय घर पर नहीं था। इसीलिए उसने अच्छा खासा इस बात का एडवांटेज उठाया था, जिसकी भरपाई उसे आज ऑफिस में अच्छी खासी डांट मृत्युंजय से सुनकर करनी थी। महक विकल्प के कमरे से निकल अपने कमरे में आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ था। महक उसे देख नीचे चली जाती है और किचन में जा लंच बनाने लगती है। कुछ देर बाद विकल्प और मृत्युंजय एक साथ कमरे से बाहर आते हैं। मृत्युंजय जल्दबाजी में वहां से जाने लगता है, जिस पर महक आते हुए कहती है, सुनिए। रचना जो बैठी एप्पल खा रही थी, महक को घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है क्या? हमेशा उसे जाते हुए पीछे से रोकती हो, जरूरी काम में और शुभ काम में जाते वक्त पीछे से नहीं टोका करते। महक रचना की गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाती है, तो मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, अब कुछ बोलोगी या फिर यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना है? महक मृत्युंजय की तरफ एक टिफिन का बॉक्स करते हुए बोली, आपने सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया था, ऑफिस में खा लीजिएगा, बस यही कहना था। मृत्युंजय महक के हाथ से टिफिन ले लेता है। वो अंदर से बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि महक ने उसके लिए लंच बनाया था, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। जब महक दूसरा टिफिन बॉक्स निकाल विकल्प के आगे करते हुए बोली, विकल्प भैया ये आपके लिए, फिर एक छोटा सा टिफिन बॉक्स और डालते हुए बोली, और ये राजीव भैया को दे देना। मृत्युंजय को अब काफी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि महक का अटेंशन सिर्फ उसे छोड़कर सभी को मिलता था। इसलिए वो खुन्नस में इरिटेट होकर कहता है, मेरे ऑफिस में कैंटीन खोल लो, सभी को बहुत खाना खिलाने का शौक है ना, पूरा कर लेना। तारांकन, शोभित और महक की मुलाकात कैसे होगी और शोभित का नेचर कैसा होगा महक के लिए? क्या महक अपने प्यार से मृत्युंजय के जिंदगी में खुशियां भर देगी और मृत्युंजय का ये धीरे धीरे पॉजिटिव नेचर किस हद तक जाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना चैप्टर कैसा लगा। ऑब्सेशन बेटर देन लव आप सबको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी।